of ideal gas. और ये आपको नहीं दिख रहा, आई नो, सो इट इज, ठीक है। सो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब सुने, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, ये किस तरीके से होगा? गैस ये है, ये इसका वॉल्यूम इनिशियल है, टी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हम जो है 1 बाय 1 सैंड पार्टिकल जो है इस पे रखते जाते हैं। जैसे एक सैंड पार्टिकल हमने रखा, ठीक है। यहीं पर मैं बात बता दूं, जब आप एक सैंड पार्टिकल रखोगे तो थोड़ी सी कंप्रेशन होनी है, ठीक है। और वो जो कंप्रेशन होगी दैट विल बी, इस पर्दे को खोल दो, ठीक है। वो जो कंप्रेशन होगी, अगर हम लास्ट केस से रिलेट करें कि पहले तो क्या हुआ था कि लास्ट केस में जो एक्सपेंशन हुई थी वो थी कि जब आपने लास्ट सैंड का दाना उठा दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो कंप्रेशन हो रही है उसमें जब आप सैंड का पार्टिकल रखोगे उसकी वजह से कंप्रेशन होगी। मतलब जो लास्ट एक्सपेंशन है और फर्स्ट कंप्रेशन है उसमें सिर्फ एक सैंड के दाने का डिफरेंस है। आप डिफरेंस को फिर से समझिए। मैंने कहा कि जो लास्ट एक्सपेंशन हुई थी उसमें भाई, जैसे देखो यहां पर ये लास्ट एक्सपेंशन मानो, यहां पर सैंड का दाना है, जब आपने सैंड के दाने को उठाया तो पिस्टन ऊपर गया, तो लास्ट स्टेज ऑफ पिस्टन वाज दिस, ये ऊपर वाली लाइन जो है, ठीक है। तो मतलब जो इस यहां से यहां पिस्टन गया वो बिना सैंड के दाने के गया। लेकिन अब जो है जब फर्स्ट कंप्रेशन की बात आएगी तो पहले आप सैंड का दाना रखोगे जिसकी वजह से जो है ये पिस्टन जो है कंप्रेस होगा, नीचे जाएगा, है ना। सो जो पिछला प्रोसेस था और इस प्रोसेस में एक सैंड पार्टिकल का ही डिफरेंस है, और एक सैंड पार्टिकल जो है बहुत छोटा है। हमने यही कहा था ना, रिवर्सिबल में ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए जो है यहां पर वो डिफरेंस बहुत कम है। फिर सुन लीजिए, फर्स्ट कंप्रेशन में एक सैंड पार्टिकल का डिफरेंस, फिर सेकंड कंप्रेशन में क्या हुआ होगा? सेकंड कंप्रेशन में हम 2 दाने रखेंगे तो अगली कंप्रेशन होगी, और जबकि जो सेकंड लास्ट एक्सपेंशन हुई थी उसमें सिर्फ एक सैंड का पार्टिकल था, उसमें एक सैंड का पार्टिकल के लेके पिस्टन ऊपर गया था। तो मतलब हर स्टेप में आप देख रहे हो सिर्फ एक दाने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऐसे थर्ड कंप्रेशन इज इक्वल टू थर्ड लास्ट एक्सपेंशन, ठीक है। सिर्फ एक सैंड के दाने का डिफरेंस है और वो इतना बड़ा नहीं। तो इसलिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, इसकी जो एक्सप्रेशन रहेगी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, सेम रहेगी, है ना।
या -2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल रहेगी, ठीक है ना, या रहेगा -nRT ln ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल, that is equal to -nRT 2.303 nRT log of P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है, ये रहेगा। तो अब यहां पर आप एक बात देखें, वर्क डन इज सेम। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब पूरा m0 मास आप इस पे डाल देंगे तो पिस्टन वापस अपने उसी जगह आ जाएगा जहां पे कि पहले था, है ना। तो ऐसे में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि अब कंप्रेशन है, तो ऐसे में जो ये ग्राफ रहेगा ये कंप्रेशन का, लेट इट बी P इनिशियल, ठीक है ना, एंड V इनिशियल एंड इट इज P फाइनल। जो P फाइनल है दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस m0G अपॉन A, ठीक है, क्योंकि m0G का मास जो है इस पे लगेगा और जो वर्क डन होगा वो यही सेम रहेगा, ठीक है। एरिया अंडर दिस कर्व विल रिप्रेजेंट द वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन। सो आप सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक बात का फर्क पड़ेगा कि यहां पर जो है, यहां इस केस में जस्ट एक मिनट, हाँ, इस केस में क्योंकि जो V फाइनल है, V फाइनल इज स्मॉलर देन V इनिशियल, एज V फाइनल इज स्मॉलर देन V इनिशियल, तो ऐसे केस में जो है ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो जानी है। जब V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल तो ये टर्म जो है लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। जब लेस देन 1 होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब, ठीक है ना, नेगेटिव होगी तो ये जो है प्लस हो जाएगा। मतलब जैसे 1/2 हो गया, 1 लीटर ये हो गया, ये मान लो पहले 2 लीटर था, 1/2 लीटर, तो log ऑफ 0.5 इज ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन विल नाउ कम टू बी पॉजिटिव। ऑब्वियस ही बात है, जब गैस पे वर्क होगा तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखो ग्राफ में मैंने कहा ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इनिशियल प्रेशर है। फिर आप सैंड का पार्टिकल डालते डालते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये आ गया, ये फाइनल प्रेशर हो गया। सो इट इज वॉल्यूम फाइनल। अच्छा है, हाँ, P एक्सटर्नल प्लस m0G बाय, यही लिखो, ठीक है।
अच्छा, तो सबको जो है मेरी बात ये समझ में आ गई है ना? इज इट ओके? तो यहां से हम जो है एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, आप कंक्लूजन में लिखिए, दैट इज द वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल, सॉरी, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल isothermal compression is equal to work done in reversible isothermal compression। ये जो है हमारा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात, यहां पर मैं मिटा दूं इसको जी। चलो हम लोग इस खाली जगह का, नहीं दोनों सेम, बिल्कुल दोनों सेम ही हैं, तो ये भी तो कंक्लूड किया ना हमने अभी। अभी देखना, अब दोनों सेम नहीं आएंगे। अभी आप देखिए, देखो अब सेकंड केस आप देखें, दैट इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखें ए पार्ट इसमें, दैट इज सिंगल स्टेप कंप्रेशन। अब सिंगल स्टेप कंप्रेशन में हम कर क्या रहे हैं? पहले आप ये देखिए कि हमने जो है यहां पर एक पिस्टन है, बी इनिशियल टेम्परेचर टी पे, हमने यहां पर एम नॉट मास रख दिया सीधे। जैसे ही हमने इस पे एम नॉट मास रखा, तो ये एम नॉट मास के रखते ही ये पिस्टन एकदम से जो है नीचे जाने लग गया और यहां पर पहुंच गया। सही बात है, दिस इज सिंगल स्टेप कंप्रेशन। आपने एम नॉट मास को इसके ऊपर रखा और हमारा पिस्टन जो है दब के नीचे आ गया। सही बोला? अब बात, डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस बहुत बड़ा आया। अब सुने, आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में डिफरेंस देखें। मान लो अगर हम एक्सपेंशन करते, जो हमने लास्ट केस में किए थे, लास्ट लेक्चर में, इसको उठाते हैं, तो जैसे आप अपने दिमाग में ना इस एक्सपेंशन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 10 में करो, 100 में करो, ठीक है ना? आप ऐसे 10 पार्ट्स में अपने दिमाग में थॉट डिवाइड कर लो कि 10 स्टेप में आप धीरे धीरे पिस्टन ऊपर उठा ये सटाक से ही, ठीक है? तो जब ये पिस्टन, जैसे ही हमने एम नॉट मास को हटाया, जो भी एक्सपेंशन हुई ना, वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हुई, क्योंकि ऊपर से फिर लगने वाला प्रेशर सिर्फ जो है एक्सटर्नल प्रेशर था और कोई प्रेशर नहीं था। एम नॉट मास बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था एक्सपेंशन के टाइम पे, जब सिंगल स्टेप एक्सपेंशन हुई। सही बात है, लेकिन जब कंप्रेशन की बात आई, तो वापिस 10 पार्ट्स में कंप्रेस करवाते हैं अपने दिमाग में, तो हर स्टेप पे जो है, जो कंप्रेशन हुई है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा था, पी एक्सटर्नल प्लस एम नॉट मास का प्रेशर लग रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर ज्यादा है एक्सपेंशन के टाइम से। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कंप्रेशन के टाइम पे पूरे जर्नी में एम नॉट मास दबाव डाल रहा है,
एक्सपेंशन के टाइम पे पूरी जर्नी में एम नॉट मास नहीं डाल रहा था प्रेशर, सही है बात, इसलिए कंप्रेशन में वर्क जो है ज्यादा होगा। और अगर उसका ग्राफ मैं बनाऊं, मैं यहीं पे आपको कंपैरिजन दिखाऊं, तो वो ग्राफ ये है, आप बनाएंगे दोबारा, बट दिस, ये जो रेड शेडेड एरिया है, रेड जो शेडेड एरिया है, दैट इज वर्क डन इन सिंगल स्टेप कंप्रेशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ये पूरा, क्योंकि सारा जो वर्क डन है वो पी फाइनल के अगेंस्ट हुआ है, जो कि पी एक्सटर्नल प्लस दिस। कर्व आप बना सकते हैं, बनाइए साथ में, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है, दैट इज मोर देन द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सही है बात, इसलिए मैंने इसके साथ में बनाया, मतलब यहां पे आप दोनों का कंपैरिजन कर पा रहे हैं। पिछले अगर आप एक्सपेंशन में देखते तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वाज लेस देन द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, हमने कंक्लूजन निकाला था। लेकिन कंप्रेशन के टाइम पर ये आ रहा है कि वर्क डन इन irreversible this one irreversible compression is more than work done in reversible compression। उल्टा कंक्लूजन आ रहा है ना, समझ आ रही है आपको बात, है ना? नहीं, ये तो ग्राफ हम पहले बना चुके थे, और मैंने यही लिखो, यही कंक्लूजन है ना कि वर्क डन इन आई, सुन ले, सेम नहीं है ये एक्सपेंशन एक जगह कंप्रेशन। हाँ, कोई बात नहीं, वो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज इक्वल टू वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, लिखवा दिया होगा मैंने, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, सिंगल स्टेप एक्सपेंशन में वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल। फिर से ये कीजिए कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन इज मोर देन वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन। सिंगल भी, मल्टी के लिए, मल्टी की भी बात कर रहा हूं मैं, हाँ जनरल है ये, ठीक है। अभी आप सुनिए, अब जैसे, अब मैं यहीं पर, क्योंकि अब आप समझ गए हैं बात, तो आप समझ ही रहे हैं ना, ठीक है। अब आप देखें, जैसे मान लो मैं सेकंड केस लेता हूं, टू स्टेप कंप्रेशन। जब दो स्टेप की कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन ये होगी कि यहां पर आपने पहले एम नॉट मास रखा, जिस एम नॉट मास के कारण जो है पिस्टन यहां तक गया, और फिर आपने ऊपर से जो है M2 मास रख दिया, तो पिस्टन जो है यहां तक आ गया। दिस इज M1 एंड देन M2, M1 प्लस M2 इज अगेन M0, है ना? ठीक है, तो अब जो बात है, अब आप देखें, जो पहली कंप्रेशन हो रही है वो आप देख रहे हैं कम प्रेशर के अगेंस्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब मैं इतना आपको लिखवा चुका हूं कि मैं दोबारा वो नहीं लिखना चाहता कि पी एक्सटर्नल कितना है, P1 कितना है, P2, वो सारी बातें लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब हम बात को अगेन ग्राफिकली जा रहे हैं, आप सुनते जाइए, मैं इसी ग्राफ को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, दो स्टेप्स में जब ये जाएगा तो ऑब्वियसली देखो,
हम लोग पहले जो वर्क डन होगा एक स्टेप तक की जो बात है, तो एक स्टेप की जहां तक बात है कि मान लो आपने ये कुछ ऐसे जाएगा जी कि यहां पे ये प्रेशर मिड है, मतलब जब इस पर लगेगा, देखो यहां पर 3 स्टेजेस हैं, पी इनिशियल तो पी एक्सटर्नल के बराबर ही है, ठीक है, या हम इसको पी इनिशियल ले लेते हैं, दैट इज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस M1G प्लस ए। भी पहले जो प्रेशर लगा जब आपने ये लिखा तो पहली कंप्रेशन इसके अगेंस्ट हुई, एंड देन जो पी फाइनल है दैट इज पी एक्सटर्नल एंड देन प्लस M1 प्लस M2 G अपॉन ए। सही बोला है ना? तो अब जो है लेट दिस वन बी, लेट दिस स्टेज बी P initial that is P external plus M1G upon A। तो अब जो वर्क डन होगा वो होगा इतना, ये एरिया, ग्रीन एरिया को आप देखें, जो ग्रीन एरिया है दैट विल बी द वर्क डन। और दूसरी बात, नाउ जो दूसरी स्टेज का है P फाइनल दैट इज दिस, क्योंकि जो दूसरी बार का जो प्रेशर है दैट इज पी फाइनल एम नॉट जी। एम नॉट जी क्या है? M1 प्लस M2 इज एम नॉट। कर्व आप फिर भी बनाएं, अब ये आपकी मर्जी है, आप ब्लैक कर्व और ग्रीन को दिखाएं, ठीक है, लेकिन अगेन मेरा ये इकट्ठा बनाने का पर्पस क्या है? आप देखें यहां पर आपके पास 3 प्रोसेसेस दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाला कर्व, एक रेड वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ये, एंड देन ग्रीन वाले 2 बॉक्सेस। इसमें मैं ग्रीन वाले की बात बता दूं, ग्रीन वाले में 2 टाइम पे वर्क हो रहे हैं, ठीक है, ये जिसको कह लीजिए आप, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, जो हमने एक्सपेंशन के टाइम पे भी लिखे थे कि W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। लेकिन अब जो मैं कहना चाहता हूं उस बात पे आप ध्यान दीजिए, दैट इज कि आप देख रहे हो रेड बॉक्स और ब्लैक लाइन के अंडर के एरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप रेड वाले शेडेड लाइंस को देखें, उसके बॉक्स को देखें और ब्लैक वाले एरिया में देखो, तो इतना एरिया जो है इसमें रेड वाले के पास ज्यादा है, रेड वाला वर्क जो है ज्यादा कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, है ना? तो अब लेकिन अगर आप ग्रीन में देखें, ग्रीन के पास एरिया ज्यादा तो है लेकिन रेड जितना ज्यादा नहीं। मतलब अब हम कंक्लूजन किस तरफ ले जा रहे हैं कि जैसे हम एक स्टेप से 2 स्टेप ले जा रहे हैं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस कम हो गया, हुआ कि नहीं? जब सिंगल स्टेप में था तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि रेड और ब्लैक में ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जैसे ही हम 2 स्टेप में गए तो ग्रीन और ब्लैक में डिफरेंस कम हो गया, तो 3 में जाएंगे तो और कम होगा। सपोज, सुनते जाइएगा, ठीक है? अच्छा, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो ऐसे हम लिख लेते हैं, नाउ दैट इज 10 स्टेप कंप्रेशन। तो जब 10 स्टेप कंप्रेशन करेंगे तो हमारा ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने रिवर्सिबल की बना ही ली, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन का तो मैंने बना ही लिया। लेकिन अब क्या होगा, अब आप अगेन रेड वाले एरिया को देखेंगे। अब 10 स्टेप कंप्रेशन में क्या होगा, आप रेड वाली लाइन, रेड वाले बॉक्सेस को देखोगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जबरदस्ती हमने आगे तक हम ले गए, कोई बात नहीं। आप देखो अब जो है, जो रेड के अंडर जो एक्स्ट्रा एरिया है वो सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा रह गया, अब नहीं? मतलब सिंगल स्टेप में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, 2 स्टेप में कम हुआ, अब 10 स्टेप्स में और भी कम हो गया। तो डी वाला, when n approaches infinity, जब नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट हो गए। कैसे इनफाइनाइट होंगे? सैंड का दाना फिर से सैंड पार्टिकल बन गए, तो उस केस में वर्क डन विल बी सेम, मतलब वर्क डन इन, मतलब हम ये कह सकते हैं देन द प्रोसेस टर्न्स रिवर्सिबल, नहीं? और उस केस में हम पहले ही लिख चुके हैं, कहां पे लिखा था? यहां पे लिखा था ना, जो हमने मिटाया, कि वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन इज इक्वल टू वर्क डन इन रिवर्सिबल। हाँ, इसमें तो अब ये इरिवर्सिबल रहा कहां? ये रिवर्सिबल हो गया ना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया ना, है ना? तो अब बराबर हो गया, सही है बात? देखो फर्स्ट स्टेप में W1 W2 बताने आकर्षित को, वर्क डन, देखो W1 मैं यहां पे बता देता हूं आपको, व्हाट इज W1। आकर्षित इधर देख, देख जो W1 होगा दैट विल बी इक्वल टू P डेल्टा V ना, P डेल्टा V या माइनस P डेल्टा V। तो P तो आपको पता ही है, P इज दिस, जिसको कि हम P इनिशियल बोल रहे हैं, एंड सो इट इज माइनस P इनिशियल V मिड माइनस V इनिशियल। क्यों? ये वॉल्यूम मिड हो गया, ये वॉल्यूम फाइनल हो गया, और ये वॉल्यूम इनिशियल हो गया। ठीक है? अच्छा, ग्राफ में मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रेशर है भाई, ये जो कंप्रेशन हुई ये M1 मास के अगेंस्ट हुई ना, तो इसलिए जो प्रेशर है वो M1 मास के अकॉर्डिंग प्रेशर ये लाइन आ रही है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है V इनिशियल से V मिड पे यहां पे आया। तो ये जो एरिया है जिसको अब मैं ब्लू मार्कर से कह रहा हूं, ये जो एरिया है इट इज W1। फिर उसके बाद हमने M2 मास रख दिया, तो फिर M1 प्लस M2 हो गया, तो ये जो एरिया V मिड से V फाइनल पे आया, सो नाउ दिस बिकम्स W2, जिस पे मैं शेड कर रहा हूं वो W2 है। सही है? हाँ बिल्कुल आ गया। ठीक है, सो बढ़िया टॉपिक है ना ये, है ना? समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें आप। अब आप एक नोट लिखें, बनाइए बनाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसका फायदा क्या है, जो हमने पढ़ा उसका यूज क्या है, जनरल लाइफ में उसका क्या यूज है। तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, दैट इज इन मॉडर्न टाइम्स द machines are designed to work reversibly, ताकि so that आउटपुट मैक्सिमम आए और इनपुट आपको मिनिमम देना पड़े। मतलब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा आप देखें, जैसे जनरली भी होता है कि मान लो जो पिस्टन भी एक्सपैंड करता है ना, तो यहां पर मतलब देयर इज जो अंदर जो गैस होती है वो जब पुश करती है तो उससे पिस्टन एक्सपैंड होगा, और बाहर से पिस्टन को दबाया जाता है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। यह टायर घूम के वापस जो है पिस्टन को अंदर दबाता है, फिर अंदर फिर से ब्लास्ट होता है, फिर से पिस्टन बाहर जाता है ना। तो मतलब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को हम इनपुट बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर गिविंग। पिस्टन को वापस जो है वहां पे दबाने के लिए जो है यू नीड एनर्जी, और जितनी कम एनर्जी आप यूज करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ब्लास्ट से गैस तो एक्सपैंड करवा ही देगी पिस्टन को, उससे भी आपको मैक्सिमम मतलब यहां पर आपको कम वर्क लगाना पड़े और गैस जो है ज्यादा वर्क करे, तो जो है सबसे एफिशिएंट सिस्टम है। मतलब ये आउटपुट है। तो आप जानते हैं कि हमने कंक्लूजन ये किया था कि गैस जब एक्सपैंड करेगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होगा। पिछले कल के लेक्चर में यही लिखा था कि वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, मतलब मच मोर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये कंक्लूजन थी। तो ये जब रिवर्सिबली एक्सपैंड करेगी तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। और आज हमने कंक्लूजन किया कि अगर रिवर्सिबल वे में कंप्रेशन की जाए तो मिनिमम होगा। तो इसलिए जो है ये पिस्टन भी अंदर जो है धीरे धीरे दबाया जाता है, मतलब बाहर भी धीरे धीरे, झटके से नहीं होता, क्योंकि अगर जो है झटके से होता तो जो है आपको वर्क जो है ज्यादा करना पड़ेगा दबाने के लिए। जैसे लिफ्ट भी होती है, वर्क ऐसे धीरे धीरे चलेगी, है ना। लेकिन मैं पिस्टन का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि वहां पर जो है, चलो समझ में आ गया आकर्षित को, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन भी देना है, चलो क्वेश्चन लिखें, आप क्वेश्चन लिखिए, जब क्वेश्चन की डिमांड है तो क्यों नहीं।
यूनिट जो है कैलोरी चाहिए। तो अभी सब कुछ मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो आप ही कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ, मैं दे रहा हूं आपको 3 मिनट।
Answer minus 146 calories. Minus 146. Answer आता तो रिकॉर्डिंग answer minus 146. हाँ 146. ये लॉग कैसे सॉल्व करना? काफी लॉग कर दिया. तो देखिए अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं इसे इक्वल टू 10 बाय 2. ये आपका ऑप्शन आना फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर है. हाँ उसमें से सॉल्व वही करके आप ऑप्शन आ जाएगा. तो निकाल तो 10 सुनो 10x is equal to 10 by 3 निकाल x निकाल सकते हैं is equal to 10 by 3 log होता है नहीं डायरेक्ट क्यों निकाल सीधा x निकाल 1 by 0.3 नहीं ऐसा नहीं log x 1 by 3 कैसे होगा 10x equal 10 by 3 हां 10 x equal to 10 raised to power x अच्छा 10 raised to power x equal 10 by 3 10 raised to power x को जो पीछे है पहले से हुआ तो b equal to 10 by 3 तो 10 raised to power x equal 10 by 3 तो फिर वही आ तो नहीं ना कर सकता x निकाल रहा है x से सेम करना x से सेम एक सेकंड मैं इसका भी लॉग कर सकता मैं समझ लिया अब मेरे को केमिस्ट्री टीचर ने पढ़ाया था केमिस्ट्री में लास्ट में पीएच वाला था नहीं हां उसमें लॉग क्या ऐसे पीएच में नहीं होता है ये कौन सा है हमने सिर्फ ऐसे बेसिक एंड सॉल्व करा था भाई हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि पीएच कौन सा 7 पे बेस है 7 पे एसिड या मिनरल गया इसके अलावा मैंने भी पढ़ा कलर क्या होगा उसके अलावा क्या पढ़ा था मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं थोड़े क्लियर थे नहीं मैं तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे क्या गाइड करना हम बता देते तो मैंने कर लिया और जो मेरे डाउट्स थे मैंने कर मैं तो कर आई टू नॉट टू कटिंग भाई कटिंग देखो तो पीछे तो देख जिला है बस मेरे को क्या आई है उसको पकड़ लेते हैं कैसे करेगा पूरा ये एक वन आर के 2.98 होता है ना अप्रॉक्सिमेटली मुझे लाइट पता है जी मास से वेरी करता है मास जी हाइट के साथ वेरी करता है क्या जी हाइट के साथ वेरी करता है तो जी जी नाम करता कौन सा जी पूरा ग्रेविटी जैसे ग्रेविटी नहीं कितने से चेक करता है हाइट के साथ हाँ जी सो किससे होगा आंसर बोलो क्या बात है आकर्षित ने सही निकाल दिया बिल्कुल सही निकाला आकर्षित ने वेरी नाइस हार्दिक ने सही निकाल दिया तुम्हारे बोलो हाँ सो हमने करना क्या था यहाँ पे W इज इक्वल टू -2.303 nRT log of V final V initial that is equal to -2.303 n की वैल्यू 2 है R की वैल्यू भी 2 होगी कैलोरीज में लेंगे टेम्परेचर केल्विन में 298 log of
50/15, तो वो एक तरह से जो है 10/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इट इज log 10 माइनस log 3। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771। ठीक है, बस। नाउ दिस सॉल्व्स 2.303 into 2 into 2 into 298, 1 minus 0.4771। दिस सॉल्व्स। ठीक है, लॉग की प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। log 5 तक की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। log 1 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 होती है। ऐसे ही log 3 की वैल्यू जो है 0.4771 होती है। log 4 की वैल्यू जो है 0.6020 हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। एंड log 5 जो है 0.699, ठीक है, हो जाएगी। या 0.7 भी आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप इन वैल्यूज को याद रखें। ठीक है, तो जो है हो जाएगा याद। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। सो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सिचुएशन बिल्कुल सेम है आगे। ठीक है, मतलब सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है अब ये इंसुलेटेड कंटेनर बन गया। बाकी वही है, m नॉट मास, v इनिशियल, एंड फिर यहां पर ये v फाइनल आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, वही सैंड का एक एक दाना। एडियाबैटिक मतलब ना हीट अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर आए। ठीक है, तो अब ऐसे में सो दैट मीन्स पहली बात, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं दैट इज, अच्छा अभी जो है यहां पर हमें कुछ टर्म, हाँ ये तो हमने लिखा ही हुआ है ना, एज
डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ यही तो कहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज चेंज इन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। सो अच्छा, ये जो डेल्टा यू है इसकी बात मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, सुन लें। यहां पर हमने, आपको याद होगा, दैट इज हमने कहा था कि जो हमने मोलर हीट कैपेसिटी लिखी थी ना, मोलर हीट कैपेसिटी लिखी थी, ठीक है, तो आप उसी में, उसी लेक्चर में थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। मैं बात को आसान करने की ट्राई कर रहा हूं पहले, ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज। तो दो तरह की हीट कैपेसिटी होती है, एक वन इज सीपी, अनदर इज सीवी। ठीक है। अब सीवी वॉल्यूम, ठीक है, मतलब इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर ऐसे हम देखें, सो सीपी इज इक्वल टू क्या लिखा था, डेल्टा क्यूपी, या मैं कैपिटल में लिख रहा हूं अभी जो है, डेल्टा क्यूपी अपॉन एन डी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ही लिखा था ना। ठीक है। ऐसे ही सीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूवी अपॉन एन डेल्टा टी। तो ऐसे में ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, एक मिनट, इट इज डेल्टा यू और डेल्टा ई एंड इट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। सुनते जाइए, एंथैल्पी टर्म आप जानते हैं, डेल्टा एच जो है आप जानते हैं। सो एक तरह से डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। बोलो सही बात है। इन दो टर्म्स की हमें जरूरत है, इसलिए जो है आप इसको वहीं पे नोट कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, है ना, दो तरह की हो गई। ठीक है, उसमें डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी तो हमने लिखा ही था। तो और आपको याद होगा मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट कही थी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ही। ठीक है, तो इट इज, एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी से आप वाकिफ हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब so as delta u is n cv delta t, तो n cv delta t इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। सही बोला? क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया और डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी एंड डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आराम से। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वी विल गेट एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अच्छा,
और इसके बाद ये जब सॉल्व करेंगे विद इन द लिमिट T1 एंड T2 एंड इट इज V1 एंड V2, तो ऐसे में बाय सॉल्विंग विल गेट CV ln of T2 upon T1 is equal to minus P, क्योंकि ये तो P ही हो जाएगा ना ऐसे भी, ठीक है, तो P ln of V2 upon V1। सुनते जाइएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ln of T2 upon T1 is equal to ln of अब ये यहां पे फिर से थोड़े बहुत लफड़े पड़ेंगे, ठीक है, उनको हम शॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है। यहां पर जैसे R अपॉन CV लिखा हमने, ठीक है, तो हम इस चीज को यहां पर लेके आए हैं, ठीक है। एक मिनट, अब यहां पर जो है हमें थोड़ा सा जस्ट ये जो है एक्चुअल में देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज गामा। गामा जो है जब हम यहां पर यूज करेंगे, एक तो है कि CP माइनस CV इज R, CP माइनस CV जो है वो R है, तो ln ऑफ दिस टू द पावर जो है इसको, एक मिनट, हम सीधे यहां से जो है हम लोग प्रेशर वाली टर्म, एक मिनट, इसकी डेरिवेशन जो है, कोई बात नहीं, एक बार मैं कुछ सिंप्लीफाइड वे में इसको लाऊंगा। अभी इस स्टेप को आप एज सच रख लीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में। आगे बढ़ जाते हैं पहले, है यहां पर R की जगह P, एक मिनट, हम इस स्टेप से जो है आगे बढ़ रहे हैं। चलो मैं इसको खुद ठीक करवा दूंगा, लेकिन अब जो है नेक्स्ट थिंग इज, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 अपॉन गामा माइनस 1। नाउ दिस इज अनदर टर्म। पहली बात कि जो गामा है, व्हाट इज दिस गामा? गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। ठीक है, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। तो इससे हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं, दैट इज T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1। एक स्टेटमेंट, ठीक है। है
मेरे पास T2V2 है, मैं समझ गया, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इस पॉइंट से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं एक बार रेक्टिफाई कर दूंगा खुद इसको, तभी मैं आपके पास बात करूंगा। है ये T2V2 ही, ठीक है। तो अभी जो है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड विद, ठीक है ना, हमने जो है अभी जस्ट इसके साथ स्टार्ट किया जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है आइसोथर्मल जैसा ही है। आप थर्मोकेमिस्ट्री का मेरे को पैकेज दीजिए एक बार दिखाओ थर्मोकेमिस्ट्री का पैकेज। आपके इसमें जो है प्रोसेसेस में एडियाबेटिक इतनी इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, लेकिन करेंगे हम सारे प्रोसेसेस। तो अभी आप करेंगे क्या, पेज नंबर 47 पे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन बी, ठीक है, ये आप कर पाएंगे अभी। हाँ, सेक्शन ए एंड बी आप अभी मतलब जो है आप कर सकते हैं, उसके आगे अभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि बाकी मैं देख रहा हूं ये जो है थर्मोकेमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ पैकेज लेने आओ आप लोग ना, ठीक है। अच्छा, तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एडियाबेटिक को, ठीक है। बस फिर एडियाबेटिक ओवर। आज हमने आइसोथर ये तो कर ही लिया, आइसोथर्मल तो कर ही लिया, खत्म है। केमिकल इक्विलिब्रियम के ये आप बताओ कब लेने हैं। आप पेपर भी डिस्कस करना है ना, पेपर भी डिस्कस करना है, तो आप पेपर के तो जो है मुझे इंडिविजुअली भेज दीजिए क्वेश्चन नंबर जो है, या तो पिक लेके। मैं ट्राई करूंगा कि ग्रुप में जो है मैं अपने हैंड सॉल्व जो है सोल्यूशन डाल दूं, ज्यादा तो आपको उसी से समझ में आ जाएगा। हम उस हाँ पेपर में ग्रुप में डलवा दूंगा, है। हाँ ठीक है, एक हम डाल देंगे, राहुल जी को मैं बोल देता हूँ कि वो पेपर डाल दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर बोलना है, मैं उसको हैंड रिटन जो है देता जाऊंगा एज कन्वीनियंस जो है, ठीक है ना, वो सही रहता है। बजाय इसके हम सेशन रखें, सेशन में क्या हो जाता है कि डाउट सेशन ऑनलाइन में थोड़ा बढ़िया नहीं हो पाता, मजा नहीं आता उसमें, है ना। ना पर्सनली क्यों, पहले मैं करवाऊंगा ना, मैं एक दिन देता हूं ना आपको। आप कब चाहोगे कि हम डिस्कस करें, आप बताओ, डे बताओ पहले। फ्राइडे को हो जाएगा, चलो फ्राइडे के बाद, मतलब फ्राइडे को भी कुछ मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो मेरा लेक्चर खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा कि डाउट्स लाओ, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, जतिन थोड़े रहे, कोई बात नहीं। सैटरडे को आप मतलब पैकेज रखिए अपने साथ, ये मत बोलना कि पैकेज नहीं है, बाकी मैं करवाऊंगा, है ना। चलिए, मतलब फ्राइडे के बाद जो भी दिन होगा उस दिन मैं ले लूंगा डाउट्स। चलिए।